नमस्कार। देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 17वां शिखर सम्मेलन 18 सितंबर को वेनेजुएला के मार्गरीटा द्वीप में शांति, संप्रभुता और विकास के लिए एकजुटता पर आधारित थीम के साथ संपन्न हुआ। सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मामलों में विकासशील देशों के अधिकार को बढ़ाने की अपील की गई। सम्मेलन में कोरियाई प्रायद्वीप के नाभिकीय सवाल, फ़लस्तीनी मुद्दे और सीरिया संकट जैसे विषयों पर भी विचार विमर्श किया गया। इस सम्मेलन में नेताओं ने सभी देशों से राष्ट्रीय संप्रभुता का आदर करने की अपील की। सम्मेलन की समाप्ति पर जारी घोषणा में फ़लस्तीन और फ़लस्तीनी जनता के संघर्ष का समर्थन करने तथा उपनिवेशवाद और हस्तक्षेपवाद के खिलाफ आवाज़ उठाने की बात कही गई है। इस शिखर सम्मेलन में भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए 120 देशों के समूह से कहा कि वो आतंकवाद से निपटने के लिए प्रभावी सहयोग सुनिश्चित करे। भारत का नेतृत्व करते हुए उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने कहा कि आतंकवाद आज अंतर्राष्ट्रीय शांति और राष्ट्रों की प्रभुसत्ता के समक्ष सबसे बड़ा खतरा है और इसका इस्तेमाल सरकारी नीति के अस्त्र के तौर पर किया जाना भी समान रूप से निंदनीय है। उन्होंने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि अब वक्त आ गया है कि हमारा आंदोलन आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में ठोस कदम उठाने की ज़रूरत को रेखांकित करे। उन्होंने कहा, हमारे आंदोलन को एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करनी है जो सुरक्षा, संप्रभुता और विकास पर मंडराने वाले प्रमुख खतरे यानी आतंकवाद से मुकाबले में प्रभावी सहयोग सुनिश्चित करे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधारों की आवश्यकता है ताकि उसे 21वीं सदी के अनुकूल बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि आज हमें ये पूछने की ज़रूरत है कि 1945 में महज 51 सदस्य देशों के साथ गठित हुआ संगठन क्या वाकई उस अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उपयुक्त है जिसमें इस समय 193 देश शामिल हैं। देश देशांतर में यही विषय आज हमारी चर्चा का, जिसमें मेरे साथ हैं भारत के 2 पूर्व विदेश सचिव सलमान हैदर और श्री शशांक, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर पुष्पेश पंत और वरिष्ठ पत्रकार सतीश जेकब। आप सभी का स्वागत है। सलमान साहब, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा कि आपने भारत की विदेश नीति को पे काम करते हुए ये जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन जिसमें भारत की एक अहम भूमिका थी, अहम रोल अदा किया है। 55 साल हो गए इस संस्था को बने हुए। आज ये कहा जा रहा है कि शायद इसकी कोई रेलेवेंस नहीं रह गई है, इसकी कोई आज के ज़माने में इसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं रह गया है। शुरू से लोग कहते थे जी कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और इसका टाइम कभी नहीं आया है, आने वाला है। फिर भी शुरू से ये जो नॉन अलायंस मूवमेंट है वो अपनी जगह कायम रहा है और लोगों ने उसे डिमिनिश, छोटा करने की कोशिश की है, हटाने की भी कोशिश की है, लेकिन वो कामयाब नहीं रहे। जो नॉन अलायंस ममालिक हैं वो आपस में उन्होंने अपनी सॉलिडारिटी जमा के रखी है और अब जैसे हमारे राष्ट्रपति जी ने कहा है, अब 21वीं सदी में वो नए गोल्स देख रहे हैं कि किस तरह जो अब हमारे कंसर्न्स हैं दुनिया में, किस तरह उन पर वो गौर कर सकते हैं और कोई ना कोई मदद कर सकते हैं उसे हल करने में। और ये अब आतंकवाद का मामला जो है जिससे पूरी दुनिया परेशान है, उसमें उस तरफ उन्होंने निगाह डाली है और वहाँ भारत की भी कोशिश यही है कि नॉन अलायंस मूवमेंट जो है वो ख़ास जोर लगाए इस मुद्दे पर। शशांक जी, आपको क्या लगता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की कोई प्रासंगिकता बची है, कोई रोल रह गया है, या ये महज एक रेजोल्यूशन पास करने वाली संस्था बन के रह गई है? नहीं, अगर सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यता के बारे में हल निकल आता है, जो रिफॉर्म्स चाहिए संयुक्त राष्ट्र में वो हो जाते हैं और जो मसले विकासशील देशों को ऊपर तकलीफ़ लाते हैं, चाहे आतंकवाद का मसला हो, चाहे फ़लस्तीन का मसला हो, या सीरिया में जिस तरह के वो हमले हो रहे हैं उसका मसला हो, एक बार वो ख़त्म हो जाए तो मेरे ख्याल से फिर कोई ज़रूरत नहीं रहेगी नॉन अलायंस मूवमेंट की। क्योंकि ये इसीलिए बनाया गया था क्योंकि जिस समय शुरू हुआ तो द्वितीय विश्व युद्ध ख़त्म हुआ था, लेकिन उसके बाद में भी एक युद्ध की हालात बनी हुई थी। तो ये जो देश जो इसमें पढ़ना नहीं चाहते थे चक्कर में, उन्होंने कहा कि भाई हमारी जो प्राथमिकता है वो है विकास की और सोशल डेवलपमेंट की। अगर वो चीज़ें हो जाती हैं तो मेरे ख्याल ज़रूरत नहीं है। इतना मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा रेलेवेंस इसलिए कम हुआ है कि जितनी इसकी सक्सेस हुई है कि अधिक से अधिक देश इसमें जुड़ते चले गए। हाँ, यहाँ तक कि चीन जैसा जो अपने को G2 में एक तरीके से मानता है, अमेरिका के साथ में कहता है कि हम पूरे विश्व को संभालेंगे, वो भी कहता है कि हम भी एक तरीके से नॉन अलायंस मुल्क हैं, आपसे ज़्यादा नॉन अलायंस में ऑब्जर्वर बन गए। तो ये जो उसकी जो सफलता में ही उसकी जो थोड़ी सी तकलीफ़ें आई हैं वो उसमें निहित हैं।
क्योंकि कई मसलों में छोटे छोटे देशों के छोटे छोटे उनके अपने रिक्वायरमेंट्स होते हैं, तो कई बार जो उनके हमारे विकसित देश हैं, कई बार उनको वो पूरा करके कहते हैं भी अब आपको ज़रूरत नहीं है इनके साथ मिलकर रहने की, तो कई बार फूट पड़ जाती है उसमें। ठीक। प्रोफेसर पुष्पेश पंत, 120 देशों का संगठन है, कुल संयुक्त राष्ट्र में जो देश हैं 193 हैं, उसके बावजूद वहाँ आज भी ये रोना रोया जा रहा है कि साहब हमारी बात नहीं सुनी जा रही। जो बड़े देश हैं, ख़ास करके पश्चिमी देश और अमेरिका, वो हमारे ऊपर युद्ध थोप रहे हैं। क्यूबा के अधिकारों की बात की गई, उसके खिलाफ जो आर्थिक प्रतिबंध है, लेकिन सब कुछ एक रस्म अदायगी जैसा लग रहा है। क्या कहेंगे आप? नहीं, मुझे तो बिल्कुल ये रस्म अदायगी लगता है कुर्बान भाई। और मुझे लगता है, देखिए, ये कहते हैं ना कि हाथ में 5 उंगलियां होती हैं और पांचों बराबर नहीं होती। और जब आप 193 मुल्कों की गिनती गिनाते हैं तो क्या वो सारे 193 मुल्क बराबर हैं? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में और कानून में जो एक बड़ा काल्पनिक मिथक है, जो फिक्शन है, वो ये है कि सारे संप्रभु राज्य बराबर होते हैं। अब नाउरू, सोलोमन आइलैंड, ये सारे मालदीव अगर अमेरिका के बराबर समझे जाएंगे तो 193 की गिनती एक तरफ, वो पुरानी दूसरी हिंदी की कहावत है कि हाथी के पाँव में सारे पाँव समा जाते हैं। तो अगर अमेरिका की बात करें, चीन की बात करें, रूस की बात करें और हिंदुस्तान को उसमें कहीं जोड़ लें, तो फिर जो गिनती आप 193 की गिना रहे हैं, मेरे ख्याल में उसका कोई ख़ास अर्थ नहीं रहता। शशांक भाई ने बिल्कुल सही कहा। मुझे लगता है कि जब ये जमात बढ़ती गई, भीड़ बढ़ती गई, मगर उसमें हितों का टकराव भी बढ़ता गया। और जो बिल्कुल छोटे देश हैं, उनके हितों का हम जैसे, जो हम अपने को उदीयमान क्षेत्रीय शक्ति मानते हैं, ब्राज़ील हो, इंडोनेशिया हो, भारत हो, मुझे लगता है कुल मिलाकर बहुत बड़ा फ़र्क हमारे राष्ट्रीय हितों की परिभाषा, हमारे सोच, हमारी सामर्थ्य और क्षमता में है, जो इन बहुत सारे लोगों के साथ नहीं है। मगर फिर भी एक उपयोगिता इस मंच की बची रहती है कि कहीं ना कहीं एक मंच में अगर आपको कुछ लोग समर्थन में आपके साथ खड़े होते हैं, तो उस समर्थन को आप किसी दूसरे मंच पर भुना सकते हैं, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र की आम सभा हो, चाहे वो राष्ट्रकुल हो, चाहे वो कोई और G20 वाला जमा बड़ा हो। जी, सतीश जैकब साहब, आप ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन का क्या रोल देखते हैं? देखिए, शुरू से जैसे सलमान साहब कह रहे थे कि शुरू से ही इसके लिए लोगों ने कहा था कि कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कम से कम इसकी एक अचीवमेंट ये तो है कि इतने सालों से आज भी वो कायम है और आज भी उसके साथ 120 देश हैं। हाँ, ये ज़रूरी है कि यूनाइटेड नेशंस की तरह नॉन अलाइंड मूवमेंट भी इस एक तरीके से इतने ज़्यादा अपना इन्फ्लुएंस कहीं दिखा नहीं सकी है, लेकिन मैं समझता हूँ इसका होना बहुत ज़रूरी है। और पहले के बनिस्बत इस वक्त इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। अब आप देखेंगे जो 21वीं शताब्दी में हमने जब से कदम रखा है, तब से एक तरह से मुसीबतों का पहाड़ बहुत देशों में चल पड़ा है। यहाँ तक कि जो मिडल ईस्ट की जो हालत है आज, उसके साथ साथ छोटे छोटे देशों में महंगाई की है, बेरोज़गारी की है, इंडिया में भी प्रॉब्लम है। तो इस जमात का कायम रहना बहुत ज़रूरी है। और चाहे वो आवाज़ ज़्यादा ऊंची ना कर सके, लेकिन इनके साथ हमको हमेशा समर्थन देना है। और जैसा हमारे एक प्रतिनिधि ने इसी जब ये शुरू हुआ, मेरे ख्याल में इट वाज द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स, जिसने ये कहा कि सवाल ये नहीं है कि पीस इज़ दी ओनली आंसर फॉर दिस वर्ल्ड। तो जब शांति के ये जो मुद्दा इन्होंने रखा था, इसकी जो थीम थी बहुत अच्छी थीम है और इसी को आगे लेके चलना है। सलमान हैदर साहब, अभी जो ये वेनेजुएला में संपन्न हुआ है 17वां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन, उसमें जो डिक्लेरेशन जारी किया गया, उसमें काफ़ी लंबी चौड़ी बातें की गई और वो बातें भी कही गई जो लंबे अरसे से कही जा रही हैं। मसलन ये कि इज़राइल से कहा जाए कि वो 1967 से पहले वाली सूरत हाल बहाल करे, फ़लस्तीन के साथ में पूरी तरीके से समर्थन दिया गया। आपको लगता है कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद क्या इन बातों में कुछ दम रह गया, कोई सुनने वाला है इसको? सुनने वाला तो शायद नहीं है या कम है, हो गए हैं सुनने वाले, लेकिन इन मामले में दम तो है। इससे कि अब तक हल नहीं हुए हैं जो मुश्किलात हैं। और हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि जब हमने नॉन अलाइंड मूवमेंट को शुरू किया था, जब हम भी थे वहाँ, हमारी आवाज़ बहुत भारी थी उसके बनाने में। तो हमारा मकसद ये था कि हम अपनी इंडिपेंडेंस का इजहार करें। हम दुनिया के सामने किसी और दूसरे मुल्क की बात सुनने के लिए तैयार नहीं। जो हमारी अपनी बात है, हमारे अपने इंटरेस्ट हैं, हम उन्हें प्रमोट करने
में हमें लगना चाहिए। और ये मैसेज जो थी ये बहुत फैल गई है, लोग अब पसंद नहीं करते। अभी उन्होंने कहा था शशांक ने कि छोटे मुल्क जो हैं उनके अपने मसले हैं, और ज़रूर हैं, लेकिन वो भी समझते हैं कि अगर मिल के उन्होंने बातचीत की तो वो भी तगड़े बन सकते हैं और जो उनकी सुनवाई होगी। तो इसी तरह हमारी इंडिपेंडेंस और जो हमारे इंटरेस्ट हैं, सबसे बेसिक इंटरेस्ट जो है वो नॉर्दर्न आयरलैंड में अभी भी लगे हुए हैं, मिले हुए हैं। शशांक जी, इसी सम्मेलन में जो होस्ट कंट्री है वेनेजुएला, उसके राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका हमारे के ख़िलाफ़ युद्ध कर रहा है, उसे रोका जाना चाहिए। साथ ही जो क्यूबा के राष्ट्रपति हैं कास्ट्रो साहब, उन्होंने कहा कि साहब उनके ख़िलाफ़ जो आर्थिक प्रतिबंध हैं वो हटने चाहिए और इन 120 देशों को इस लड़ाई को लड़ना चाहिए। लेकिन लग ये नहीं रहा कि कुछ इनकी बात का फ़र्क पड़ रहा है, या इसकी बात को सुना जाएगा, या ये कि ये मान लिया जाए कि साहब 120 देशों का तो एक बहुत बड़ा क्लब होता है, वो अगर किसी बात को कहते हैं तो उनकी बात क्यों अनसुनी की जा रही है? नहीं, बिल्कुल सुना जाएगा बात को, और ख़ासकर इस वास्ते सुना जाएगा कि भारत जैसा देश, क्योंकि सबकी शिकायतें अमेरिका से हैं। अब रूस तो कोई ऐसा कोई ख़ास उसमें रहा नहीं है कि भाई वो उसमें कोई दखल डालेगा जी। तो इसलिए सबकी शिकायतें अमेरिका के साथ रह गई। अमेरिका से हमारे रिश्ते थोड़े से सुधर गए, तो उनकी बातें डायरेक्टली भी पहुंच रही हैं और हम भी पहुंचा सकते हैं। तो जो पहले किसी ज़माने में हमारा ये रोल रहता था कि भाई कहीं ये शीत युद्ध जो है ये वास्तविक युद्ध में ना बदल जाए, और उसके लिए हम कोशिश करते रहते थे, चाहे कोरिया के मसला रहा हो, वियतनाम का मसला रहा हो, कहीं भी कोई इस तरह की बातें होती थी जहाँ शीत युद्ध का होता था। अब हमारा ये रहता है कि भी किसी तरीके से जो विकासशील देशों की, नॉन अलाइन कंट्रीज़ की जो मुसीबतें हैं, अब जैसे क्यूबा में जाके वो हाथ मिलाकर तो आ गए हैं ओबामा साहब, लेकिन सैंक्शंस अभी भी लगी हुई हैं। जी। हमारे पड़ोस में देखिए, बर्मा में, म्यांमार में, वो उन्होंने कहा कि नहीं अब ठीक है, ऑंग सान सू जी ने बहुत अच्छा करा है, लेकिन बेचारी खुद जाके उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगा, सैंक्शंस तो हटा दीजिए। तो आज उन्होंने अनाउंस किया है कि शायद हम सैंक्शंस हटवा देंगे, लेकिन वो कांग्रेस की सैंक्शंस हैं, कांग्रेस अपना समय लेगी। ईरान के मसला ले लीजिए, ईरान में भी यही हाल है। लास्ट मीटिंग नॉन अलाइंड मूवमेंट की ईरान में हुई थी, उनके ऊपर भी सैंक्शंस लगी हुई थी, वेनेजुएला पे सैंक्शंस लगी हुई हैं। तो एक तरीके से मैं कहूँगा कि ये आवश्यक है कि भारत जैसे मुल्क का इसमें जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि अमेरिका को समझाएं और विश्व के और देशों को समझाएं कि भाई हमारा भी कोई व्यू पॉइंट है, और गुट निरपेक्ष देशों का और भारत जैसे देशों का, तो उसको पूरे तरीके से समझना चाहिए। हमको आप दूसरों की दृष्टि से मत देखिए। तो मेरे ख्याल से वो आवश्यक हो गया, और इसलिए जो हमारे उपराष्ट्रपति जी गए हैं वहाँ पर, बहुत सुलझावा व्यक्तित्व है उनका, तो मेरे ख्याल से वो अच्छी बात वहाँ पे उन्होंने बताई भी है, और जो मैसेजेस वहाँ से मिलेंगे वो हम पूरे तरीके से ठीक जगह पर पहुँचा सकेंगे। प्रोफेसर पुष्पेश पंत, कई प्रस्ताव पारित किए गए, उत्तरी कोरिया की भी बात की गई, सीरिया के संकट की भी बात की गई, और अभी जैसा शशांक जी कह रहे थे कि साहब रूस का रोल नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि सीरिया में तो रूस का ही रोल बहुत खुल के आ रहा है। तुर्की के मामले में भी उसका जो रुख है वो उससे काफ़ी देशों को चिंता है। तो ये सम्मेलन कहीं अपना कोई फोकस बना पा रहा है, या किसी एकजुटता के साथ में मुद्दे को उठा पा रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि सतीश भाई ने एक बात कही थी, वो मुझे बहुत सरगर्भित लगती है कि आज शायद एक बार फिर गुटनिरपेक्ष आंदोलन अपना फोकस वापस पा रहा है। हम लोगों ने बड़ी आसानी से मान लिया था कि शीत युद्ध हमेशा के लिए समाप्त हो गया है। अभी यदि आप रूस की बात करें तो रूस का जो यूक्रेन में हस्तक्षेप हुआ, कि क्रीमिया प्रायद्वीप उसने अपने कब्जे में कर लिया, पुतिन के जो जुझारू तेवर हैं, जो जिस तरह से उन पर आरोप लगते हैं कि वो व्यक्तिगत तानाशाही है, तुनक मिजाजी है, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे, तीसरे, चौथे शीत युद्ध की शुरुआत आपको नज़र आती है, सुगबुगाहट नज़र आती है। यदि आप उत्तरी कोरिया को लेकर चिंतित हैं तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये शक व शुबा भी है कि पूर्वोत्तरी एशिया में कहीं ना कहीं फिर से उस तरह का एक मुठभेड़ का संकट है, जो आप चीन का दक्षिण महासागर में विस्तारवाद ले लीजिए, साउथ चाइना सी में। तो मुझे लगता है एक बार फिर शायद ये समय आ गया है कि विश्व दो ध्रुवों में बटा ना हो, मगर दो खेमों में बटा फिर भी नज़र आता है कि एक तरफ अमेरिकी वर्चस्व है, एक तरफ रूस अभी फ़िलहाल अलग थलग नज़र आता है, मगर तेवर पुतिन के जुझारू हैं। और वो व्यवस्था जो रूस की है वो आज भी भूमंडलीकरण वाली व्यवस्था नहीं है, वो चीन की तरह एक राज्य और दो प्रणालियों वाली व्यवस्था नहीं है। वो कहीं ना कहीं चीन गुटनिरपेक्ष आंदोलन में ऑब्जर्वर है, भूमंडलीकरण के साथ है, मगर मुझे लगता है आज दुनिया भली साम्यवादी पूंजीवादी खेमे में न बटी हो,
मगर भूमंडलीकरण वाली उपभोक्ता समाज की दुनिया, अमीर दुनिया और गरीब दुनिया का अंतर आज भी है। तो क्या भारत निरपेक्ष रह सकता है गरीबों और वंचितों की दुनिया से, और अपने को उस दुनिया में शामिल कर सकता है जो शशांक भाई ने कहा हम अमेरिका के करीब समझे जाते हैं, देखे जाते हैं, मगर क्या उसका कोई फ़ायदा हमें हो रहा है? पड़ोस में देख लीजिए, कल की उरी की घटना देख लीजिए। हमसे संयम बरतने को अमेरिका कहता है, पाकिस्तान को दो टूक भर्त्सना नहीं करता। तो क्या हमको ज़रूरत नहीं है गुटनिरपेक्ष आंदोलन की? शायद आज हमें गुटनिरपेक्ष आंदोलन की ज़रूरत पिछले 1.5-2 दशक से कहीं ज़्यादा है। और वास्तव में जो बात कही गई है यहाँ कि उपराष्ट्रपति एक अनुभवी राजनयिक हैं और उनका जाना शायद इस बार प्रधानमंत्री के जाने से अधिक महत्वपूर्ण था। वो राजनीतिक दलगत पक्षधरता से ऊपर उठे पूरे देश की जनभावना का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति थे। ठीक, सतीश शेखर साहब, ये जो सम्मेलन था इसका थीम था शांति, संप्रभुता और विकास के लिए एकजुटता। और अभी जैसा पुष्पेश जी कह रहे थे कि हम लगातार ये देख रहे हैं कि दुनिया दो ग्रुपों में ना बटी हुई हो, लेकिन अप्रत्यक्ष तरीके से गरीब और अमीर के तौर पे तो बटी हुई है। और उसमें जो गरीब देश हैं या जो विकासशील देश कहलाते हैं, उनके साथ अमीर देशों का रवैया, चाहे वो पर्यावरण का मामला हो, चाहे वो WTO का मामला हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा संगठन IMF और वर्ल्ड बैंक का हो, एक सौतेला रवैया रहता है। और इसी में इस बात को काफ़ी ज़ोरदार ढंग से कहा गया है कि भाई नहीं, हमारे जो ये विकासशील देश हैं इनको भी आवाज़ मिलनी चाहिए। तो क्या आपको लगता है कुछ तब्दीली नज़र आएगी? देखिए, तब्दीली है तो सही। अब ये दूसरी बात है कि उसका कितना प्रभाव पड़ा है, उसको कहना मुश्किल है, लेकिन विचारों में तब्दीलियां आई हैं। अब इसको खुल के इसके ख़िलाफ़ कोई भी देश बोलता नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि सब हाँ में हाँ मिलाते हैं, लेकिन आगे वायदों के बाद उसके बाद कुछ नहीं होता। लेकिन जितने ऐसे देश हैं जिनके पास शक्ति नहीं है, जिनके पास समृद्धि नहीं है, जिनके पास इकोनॉमिक्स कमज़ोरी है, उनको काफ़ी चारों तरफ से कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मदद मिलती रही है। हाँ, ये ज़रूर है कि वो देश जहाँ पे अब युद्ध ज़्यादा बढ़ गया है, जैसे सीरिया का जो हाल है। अब सीरिया में एलेप्पो में जो भी सिचुएशन है, चाहे हम उसको कितना भी इग्नोर करें, लेकिन वो पूरी दुनिया के लिए एक मसला है। उसके बारे में कोई ज़्यादा बोल नहीं रहा है, लेकिन सबको चिंता है। और ये एक ऐसा मौका है कि ये जो नॉन अलाइंड मूवमेंट है, यहाँ पे इस किस्म के रोल वो अपने बहुत इफ़ेक्टिवली निभा सकते हैं। अगर वो जोर डालें या शोर मचाएं, उसके बाद कुछ ना कुछ हो सकता है। अब जो कुछ भी वहाँ हो रहा है सीरिया में, तो अब आप देख रहे हैं कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें रूस का कसूर है, लेकिन रूस ने काफ़ी बचाव किया है। आप रूस को ही एक दोष नहीं दे सकते। यहाँ पे दोषी और भी देश हैं, लेकिन उंगलियाँ उठाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा किसी तरह के। वहाँ लोग मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं भाई। तो इन हालात में इस मूवमेंट का बहुत अहम रोल हो सकता है। ठीक, सलमान अज़हर साहब, इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी साहब ने किया और उन्होंने 2-3 बातें बहुत प्रमुखता के साथ उठाई। एक तो आतंकवाद के मामले पे बहुत उन्होंने सफाई के साथ में दो टूक बात कही और कहा कि इसके मामले में कोई अगर मगर करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा मामला उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में सुधारों का उठाया और कहा कि उसको ये देखना चाहिए कि 21वीं सदी में जिस भावना को लेकर के, जिस मकसद को लेकर के ये संस्था बनी थी, वो उस दिशा में काम करे। उपराष्ट्रपति के इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? कि जो उपराष्ट्रपति जी ने कहा यहाँ इस सम्मेलन में, वो इंडिया की पोजीशन है और काफ़ी ज़ोर से हम कह रहे हैं काफ़ी अरसे से कि आतंकवाद जो हैं उनका मुकाबला होना पूरी दुनिया में बहुत लाजमी है, होना चाहिए और सब देशों को मिल के उन्हें काबू में लाने की कोशिश करनी चाहिए। ये तो है ही है हमारी पोजीशन और हमारी कोशिश भी इसी तरफ रही है। और उपराष्ट्रपति जी ने जो कहा है वो ये बात दोहराई है और तगड़ी बनाई है। और दूसरी बात, आप क्या सुरक्षा परिषद में सुधार? हाँ, वो तो खैर हमारी कोशिश अरसे से है कि हम शामिल हों उसमें। और ये तो अब लंबी बात है, ये नहीं कि हम छोड़ने वाले हैं, लोग हमारे हक़ में हैं, लेकिन अब तक ये मामला पूरा नहीं हो पाया है। तो ये जो उन्होंने कहा है, ये उन्होंने इस फोरम में इंडिया के जो अहम इंटरेस्ट हैं वो दिखाए हैं, जाहिर किए हैं और उनके लिए
सपोर्ट को देने की कोशिश उन्होंने की है। शशांक जी, आप उपराष्ट्रपति के भाषण को और उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं वहाँ, चाहे वो आतंकवाद का मुद्दा हो, आर्थिक विकास का मामला हो या संयुक्त राष्ट्र में सुधार की बात हो, किस तरह से देखते हैं? नहीं, सलमान साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि उपराष्ट्रपति जी ने बहुत ज़ोर शोर से जो बातें हम लोग कहते रहे हैं उसी को कहा है। लेकिन इस समय स्टेज ऐसी भी आ गई है कि उसमें हमारे जो साथी देश हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन के, उनको अब थोड़ा प्रैक्टिकल तरीके से हो सकता है स्टेप्स लेने पड़ जाएं। क्योंकि जैसे हमारी सरकार अब इस तरह की बात कर रही है कि पाकिस्तान और उसके सपोर्टर्स को अलग थलग करा जाएगा, जो कि आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं हमारे पड़ोसी देशों में और सबको जो है वो तकलीफ़ दे रहे हैं, तो ऐसे में फिर हमारे जो गुटनिरपेक्ष देश के लोग हैं तो उनको शायद हमारे साथ मिल के ये निर्णय लेना होगा कि जो आतंकवाद फैलाता है वैसे देश के अगेंस्ट सैंक्शंस लगें। तो एक तरीके से जो हम अमेरिका की सैंक्शंस की बात करते थे, अब हम बात करेंगे कि भाई जो आतंकवाद मसला ऐसा है कि उसको ऐसे लिया जाए कि उसमें सैंक्शंस लगाई जाए। और दूसरा ये है कि पिछली बार देखिए अफ्रीका के देश जो निर्णय नहीं ले पाए कि एक सदस्य आएगा स्थायी सदस्य, 2 स्थायी सदस्य आएंगे या कब आएंगे, तो उसकी वजह से जब मसला काफ़ी पास तक पहुंच गया था कि अब रिफॉर्म्स शायद हो जाएं, वीटो मिले ना मिले वो सवाल उठ रहा था, लेकिन दूसरा ये था कि बिल्कुल एक तरीके से बात बन चुकी थी, तब वो अफ्रीका के देशों ने, अब चाहे पीछे से कहते हैं अमेरिका ने कुछ कहा या चीन ने कुछ कहा, उनको पीछे से भड़का दिया। लेकिन बहरहाल ये है कि अब दोबारा फिर मौका ऐसा आ गया है कि उनको निर्णय लेना चाहिए कि अगर सुरक्षा परिषद में वाकई में सुधार चाहिए तो खाली हम 9 सदस्य वहाँ बैठे हुए नेगेटिव टाइप से अपनी वोटिंग करते हैं वो तो एक है, लेकिन पॉजिटिव टाइप से अगर हम कुछ करवाना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि जो उसमें रिफॉर्म्स हैं सुधार होने चाहिए। प्रोफेसर पुष्पेश पंत साहब, ये जो बात है संयुक्त राष्ट्र में सुधार की और भारत का जो एक लगातार दावा रहा है पिछले कई वर्षों से, कई दशकों से कि उसको भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। कुछ देश हमारा समर्थन करते हैं, हम उससे बहुत खुश हो जाते हैं कुछ अरसे के लिए, लेकिन कहीं कुछ कॉन्क्रीट होता हुआ दिखता नहीं है। क्या वजह है? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि देखिए ये बात आज हम कर रहे हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन के शिखर सम्मेलन के संदर्भ में। जी। जिस तरह से गुटनिरपेक्ष आंदोलन का स्वरूप बदला है समय के प्रवाह के साथ, वैसे ही संयुक्त राष्ट्र की संरचना और परिकल्पना भी बदली है। तो मुझे लगता है कि यदि आज हम संयुक्त राष्ट्र में सुधार की बात करते हैं तो आज के राजनीतिक यथार्थ को अनदेखा करके नहीं कर सकते हैं। और जैसा अभी शशांक भाई कह रहे थे कि जब बात लगभग बन गई थी तो यदि कुछ अफ्रीकी देशों की असहमति के कारण अड़ंगा फिर पड़ गया, पीछे से किसी ने उनको भड़काया, तो ये स्थिति बदलने वाली नहीं है। भारत को ये सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि आज यदि भारत के पक्ष में कुछ लोग हैं तो भारत के विपक्ष में भी बहुत सारे लोग हैं। एक दिन वो था जब भारत चीन की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की हिमायत करता था, और आज हम भली भांति जानते हैं कि चीन को ये बात नागवार गुजरेगी यदि भारत उसके समकक्ष सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य हो जाएगा। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जब स्थापना हुई थी तो 5-6 बड़े राज्य थे, भारत था, मिस्र था, इंडोनेशिया था, कंबोडिया था, मगर आज उनमें से कुछ की हालत खस्ता है और भारत अकेला शायद उन पुराने 5 इसके संस्थापकों में से अब तक सक्रिय है। तो उन सबके साथ हमारा विरोध या हमारा प्रतिरोध संभव है, होगा। सतीश जैकब साहब, एक बार फिर जो चर्चा शुरुआत में हुई थी कि भारत जो है वो एक फाउंडर्स में से था और पंडित जी के ज़माने में जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की एक छवि बनी थी तो हर देश, पूरी दुनिया भारत को उसके एक नेता के तौर पे देखती थी। उसके बाद भी कुछ दशकों तक ये सिलसिला रहा, लेकिन जैसा 1990 के बाद से हालात बदले और कहा गया कि ये कोल्ड वॉर की ख़त्म होने के बाद में वो पोजीशन भारत की नहीं रह गई और अब उसे अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपनी सदस्यता के लिए भी बहुत ज़्यादा एक तरह से आंदोलन करना पड़ रहा है। तो इस सब में कहाँ खड़ा पाते हैं भारत को और क्या उसकी विदेश नीति सही दिशा में चल रही है? आई थिंक नीति का जहाँ तक सवाल है, हमारी नीति सही दिशा में रही है, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ बदल गई हैं बहुत ज़्यादा। जैसे हमारे जो पक्ष में बहुत से राष्ट्र थे वो अफ्रीका में थे, आज उन देशों में काफ़ी उथल पुथल है, उनकी स्थिति बड़ी नाजुक है, जो हमें पूरी सपोर्ट दिया करते थे। हमारे साथ बीच में चीन के साथ हालात, हमारे रिश्ते ख़राब हो गए थे, फिर बीच में ऐसा लगा कि चीन के साथ शायद रिश्ते सुधरने लगे हैं, लेकिन अब दोबारा से ऐसा लग रहा है कि चीन कभी हाँ तो कभी ना। अब उसकी मदद लेना बहुत ज़रूरी है, पड़ोस में है और चीन को भी भारत से फ़ायदा हो सकता है, ऐसा नहीं कि भारत को नुकसान ही हो।
तो मैं समझता हूँ इस चीन के भी हित में होगा कि हमारी वो हिमायत करे। लेकिन जहाँ तक हमारा अपना सवाल है, मुझे इस बात पे गर्व है कि परिस्थितियाँ बदलने के बाद भी देश हमारा जब शुरू में जैसे आज़ाद हुआ था बहुत कमज़ोर था, उस वक्त हमारी स्थिति इससे भी ज़्यादा अच्छी थी जब हम इतने ज़्यादा आगे नहीं थे। लेकिन अब हमने तरक्की की, आर्थिक स्थिति में हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब हमारे चारों तरफ जो हमारे समर्थन जो हमें मिल रहा था वो समर्थन ढीला हो गया है। उसकी वजह ये नहीं है कि हमने कुछ गड़बड़ की हो, जो हमारे दोस्त थे वो दुश्मन बन गए। जी, सवाल ये है। शशांक साहब, हम इस कार्यक्रम के बिल्कुल अंतिम चरण में हैं। ये जो 17वां शिखर सम्मेलन हुआ है गुटनिरपेक्ष आंदोलन का, इसको अगर देखा जाए कि हासिल के तौर पे क्या हुआ और क्या इसका एक नेट रिज़ल्ट आप मानते हैं, तो क्या कहेंगे? वेनेजुएला में देखिए ना, आंतरिक इतनी स्थिति ठीक नहीं थी, फिर भी उन्होंने ये सम्मेलन जो अच्छे तरीके से करा है। मैं ये कहूँगा कि एक तरीके से समर्थन मिलना हो ऐसे समय में गुटनिरपेक्ष देशों का, उनके लिए भी अच्छा है और आगे के लिए भी जो है ये है कि अगर गुटनिरपेक्ष देश जो हैं अपने सब साथियों का समर्थन देते रहेंगे तो कम से कम वो देश आगे बढ़ते रहेंगे। वो हालात नहीं होंगे जो कि हमने पहले दिनों में इजिप्ट में देखे या यूगोस्लाविया में देखे या अब सीरिया में देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शशांक साहब, सलमान हैदर साहब, प्रोफेसर पुष्पेश पंत और सतीश जैकब साहब इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो हमारे मेहमानों का मानना है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन पूरी तरह से ख़त्म हो गया हो, उसकी प्रासंगिकता नहीं रही हो, ऐसा नहीं है, बल्कि वो काफ़ी अहम रोल अदा करने की स्थिति में है। और हाल ही में संपन्न हुआ ये 17वां गुटनिरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन आगे आने वाले देशों में विकासशील देशों को आवाज़ देने में कामयाब होगा। इस उम्मीद के साथ देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।